Signature Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम, नमस्कार। CNBC आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक और खास विशेष स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, काफ़ी अरसे बाद ये मौका आया। आपके सवाल जवाबों से थोड़ा हटेंगे, लेकिन आपके कई सवालों के जवाब आज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, क्योंकि हम एक लेखा जोखा आ रहे हैं पूरा Q1 का। वित्त वर्ष 2026 के पहले 3 महीने कैसे गुजरे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में आपने कंपनीज के रिजल्ट तो सुने, लेकिन आज सुनिएगा रियल एस्टेट का रिजल्ट। उसका रिपोर्ट कार्ड आपके लिए लेकर आए हैं और ये रिपोर्ट कार्ड एक सवाल उठाता है कि क्या भारत में रियल एस्टेट की रफ्तार अब थमने लगी है। वो तेज सरपट दौड़ अब क्या रुक रही है। एक हफन महसूस हो रही है रियल एस्टेट को, जहां पर चीजें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं। नंबर्स कुछ ऐसी ही तस्दीक करते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3% की गिरावट दर्ज की गई है बिक्री में। जब बिक्री की बात हो रही है तो 60 से ज़्यादा शहरों का मामला है। Tier 1, Tier 2 शहर इसमें शामिल हैं, और साथ में दुकान नहीं, लेकिन मकान और प्लॉट्स, ये 2 चीज़ें हैं जिनका जिक्र यहाँ किया गया है। तो उस लिहाज से ये रफ्तार नीचे आई है। लेकिन टॉप 8 सिटीज़ जिसकी बात हर रिपोर्ट में होती है, जिक्र सब जगह होता है, वहाँ पर भी रफ्तार थमी है। हालांकि नंबर थोड़ा कम हो जाता है, 0.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन एक नंबर और है सेम 0.7% का ईयर ऑन ईयर। ये दिखाता है कि वो रफ्तार इन 8 शहरों में बढ़ गई है। तो थोड़ा मिक्स है रिपोर्ट कार्ड। हो सकता है कि सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगे, लेकिन जैसे इसकी डिटेलिंग करेंगे वो आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड बनाया किसने है? रिपोर्ट कार्ड आ रहा है लाइसिस फोरास की तरफ से, जिनके आंकड़ों पर हम सालों से भरोसा करते आए हैं और आपका भी भरोसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। और ये इस रिपोर्ट कार्ड पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज कपूर साहब, MD लाइसिस फोरास। और आप भी भरोसे का दूसरा नाम है सर, क्योंकि ये जो नंबर्स आप देते हैं उसको देश के बड़े बड़े संस्थान, बैंक्स, इवन RBI, हाउसिंग बोर्ड्स, तमाम संस्थाएं लेती हैं, इसलिए ये क्रेडिटेबल नंबर है और यही हम दर्शकों के सामने हमेशा लेकर आते हैं। तो जैसा मैंने एक छोटी सी प्रस्तावना रख दी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर Tier 2, Tier 1 का मिक्स, जिसमें आपकी रिपोर्ट में 60 से ज्यादा शहर शामिल है, वहां तो 3% का एक बड़ा डाउनफॉल दिख रहा है। तो पहले इसी को समझ लेते हैं, क्योंकि 8 शहर से बाहर निकल के थोड़ी बात फिर फॉलो करेंगे उन 8 बड़े शहरों को। या सो ओवरऑल मार्केट में हमको थोड़ा डिक्लाइन दिखाई दिया, और ये थोड़ा सीक्वेंशली डिक्लाइन है। अगर आप पिछले 3 क्वार्टर्स को देख लीजिए तो मार्जिनल डिक्लाइन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसमें अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो एक तरीके से डेटा से दिखाता है कि Tier 1 सिटीज में कम डिक्लाइन हुआ है 0.7% का, बट Tier 1 से Tier 2 सिटीज में ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, वो करीब 10% का है। तो ओवरऑल मार्केट में अगर 1,60,000 यूनिट बिकी, 1,27,000 यूनिट कम्स फ्रॉम Tier 1 सिटीज एंड Tier 2 सिटीज में करीब 33,000 यूनिट आती हैं। तो Tier 2 सिटीज में आपका जो है वो डिक्लाइन फास्ट ज्यादा दिखाई दिया Tier 1 सिटीज से, और जिसको देखते हुए जो है ये स्लो डाउन की तरफ इंडिकेशंस कर रहा है। Tier 1 सिटीज फिर भी अपना फ्रंट होल्ड ऑन कर रही हैं। डिफरेंट सिटीज की डिफरेंट फिनोमिनन है। कहीं पे न्यू लॉन्चेस में बढ़ोतरी हुई है और सेल्स में भी बढ़ोतरी हुई है, और कुछ एक शहर्स हैं जहाँ पे न्यू लॉन्चेस और सेल्स में ज्यादा गिरावट होती हुई दिखाई दी है। तो अलग अलग शहरों की अलग अलग कहानी है, लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट्स में मार्केट में एक स्लो डाउन हमको सेल्स में और सप्लाई दोनों में होता हुआ दिखाई दिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पंकज सर कि आप कह रहे हैं कि जब Tier 1 से Tier 2 में जाते हैं, आपने कहा कि ओवरऑल 10% की गिरावट Tier 2 शहरों में दिख रही है। वहां का एक अलग मार्केट है मोस्ट प्रॉब्ली, मैं जितना समझ रहा हूं। देखिए Tier 1 की या बड़े शहरों की तो कहानी है कि वहां पे लग्जरी रियल एस्टेट अभी तक ड्राइव कर रहा था। हो सकता है उसमें भी एक स्लो डाउन आए, क्योंकि वहां पर भी आपका नंबर 0.7% का डिक्लाइन दिखा रहा है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि दोनों को मिक्स करते हैं तो ओवरऑल 3%, और अकेले अगर आप छोटे शहरों की या Tier 2 शहरों की बात कर ले तो 10% का डिक्लाइन, जहां मैं मानता हूं कि जो एवरेज जो हाउसिंग है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की ही रहती होगी, जिसको आप बड़े शहरों में अफोर्डेबल सेगमेंट भी कह देते हैं, या मिड सेगमेंट से थोड़ा नीचे वाला हिस्सा। क्या इसके मायने हैं अगर वहां पर 10% जैसी गिरावट देखने को मिल रही है?
देखिए, अगर आप टायर 1 और टायर 2 सिटीज का कंपैरिजन भी देखेंगे तो टायर 1 सिटीज में जिस तरीके की कोविड के बाद की दौड़ और ग्रोथ दिखाई दी, इस तरीके की ग्रोथ आपको टायर 2 में नहीं दिखाई दी। तो ये जरूर बताता है कि हमारी कंट्री में अभी भी पोस्ट कोविड अगर रिकवरी है वो थोड़ी सी के शेप ही रही। टीयर 2 सिटीज में फिनोमिनन जो है वो अभी भी सबड्यूड था। पिछले 3-4 क्वार्टर में थोड़ी रिकवरी होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन इस क्वार्टर में अगेन डिक्लाइन दिखाई दिया है। और ये बताता है कि शायद इकोनॉमिक जो ग्रोथ है टीयर 2 सिटीज की वो अभी पेस अप नहीं कर पाई टीयर 1 सिटीज की। लोग बाग अभी भी कॉशियस हैं, डेवलपर अभी भी कॉशियस है। बड़े प्रोजेक्ट न्यू लॉन्चेस में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दी जितनी ज्यादा आपको टीयर 1 सिटीज में दिखाई दी है। मेरा अपना आस्पेक्ट है कि सेल्स जो है वो न्यू लॉन्चेस के फ्लो को मिमिक करती है। तो जहां जिन शहरों में आपके न्यू लॉन्चेस के में ज्यादा ग्रोथ दिखाई देती है वहां पे एग्रीगेटेड नंबर जो सेल्स की होती है उसमें भी ग्रोथ दिखती है। टीयर 2 सिटीज में इस तरीके की ग्रोथ हमको अभी भी नहीं दिखाई दी कि जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ पिछले 3 साल 4 साल में जो है आपको टीयर 1 सिटीज में दिखाई दी। और यही कारण है वो मार्केट अभी भी सबड्यूड है। ओवरऑल एस्पेक्ट्स में इसी के कारण हम ये देखते हैं कि जो आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग है वो आपको पिछले 3 साल में श्रिंक होती हुई दिखाई दी। और पूरा मार्केट जो है वो लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी और अपग्रेडेशन डिमांड पे डिपेंडेंट रहा है। जी, और यही कहानी रही है रियल एस्टेट की कि वो नंबर बड़े ग्लिटराटी से हैं, बड़े चमकदार से हैं, लेकिन वो एक ऊपरी सतह की ही कहानी बयां करते हैं, जहां लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, उबर लग्जरी, बड़ी बड़ी डील्स, करोड़ों के मकान, इनफैक्ट अरबों भी कह दे तो गलत नहीं होगा, वो होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो ओवरऑल मार्केट की तस्वीर नहीं है। मार्केट की तस्वीर कुछ अलग है। राइट, आपकी इस रिपोर्ट में सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अगर मैं शहरों के लिहाज से समझूं पंकज जी, तो ये गिरावट क्या अक्रॉस द सिटीज है? अगर मैं अब 8 बड़े शहरों को, जो कि मेन इंडिकेटिंग शहर हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर शामिल होता है, मुंबई एमएमआर शामिल होता है, उसके अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे दक्षिण भारत के शहर हैं, तो पुणे, अहमदाबाद जैसे शहर भी शामिल हैं, पूर्व से कोलकाता है। तो ये जो 8 शहर पूरे देश की एक पिक्चर रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ पर अलग अलग शहरों की परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दिखाई दी वो दिल्ली एनसीआर में दिखाई दी। वो करीब 18% की ग्रोथ दिखाई दी और उसका कारण है कि वो मार्केट में न्यू सप्लाई आ रही है और अभी भी टोटल सप्लाई वो कॉन्ट्रैक्टेड है। सो बहुत ही ज्यादा स्कोप है दिल्ली एनसीआर मार्केट में सप्लाई और सेल्स की ग्रोथ का। क्योंकि अगर मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एमएमआर और एनसीआर जो है वो इक्वल मार्केट होने चाहिए। अगर सालाना एमएमआर करीब 1,60,000 यूनिट बेच रहा है तो दिल्ली एनसीआर अभी भी 70-80 हज़ार के लेवल पे ही अटका हुआ है। तो वो ग्रोथ वाजिब है क्योंकि वो अभी भी अंडर सप्लाइड और अंडर सोल्ड मार्केट है। दूसरे शहर हैं और उसके साथ मुझे थोड़ी सी ग्रोथ इस मार्केट में अहमदाबाद में भी होती हुई दिखाई दी, जो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग का मार्केट है। और तो वहाँ पे हमको ग्रोथ दिखाई दी। हैदराबाद में भी मार्जिनल ग्रोथ दिखाई दी। मुंबई ने अपना लेवल मेंटेन किया है, मोर और लेस सेम लेवल की मेंटेन किया। 5.5% की गिरावट अगर हमको देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा डिक्लाइन हमें पूना और पीएमआरडीए एरिया, जो पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर का जो एरिया आता है वहां सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दी है और ये सीक्वेंशली 2 क्वार्टर्स में दिखाई दी। तो पूना में सबसे ज्यादा गिरावट है, बैंगलोर में गिरावट है, चेन्नई में गिरावट है। लेकिन दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद और कलकत्ता में और बैंगलोर में गिरावट नहीं है। मार्केट इंप्रूव किया है। जी, तो ये कहानी कुछ अलग तरीके की। देखिए, दिल्ली को तो हम जानते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से सेल्स अभी ड्राइव हो रहे हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। वहाँ पर भी गुरुग्राम सबसे बड़ा एक फैक्टर है जहाँ पर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी की बिक्री है। अहमदाबाद ज़रूर इसमें इंटरेस्टिंग एक पॉइंट होगा जिस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, अहमदाबाद एक अफोर्डेबल मार्केट ही हम कह सकते हैं, जहाँ प्रॉपर्टी प्राइजेस जो है वो 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, वहां पर भी मार्केट का लग्जरी का मार्केट है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। अहमदाबाद में इस बढ़त में
कौन कौन सी कैटेगरीज ने किस तरीके से हिस्सा लिया और उससे हम क्या इंडिकेशंस निकाल सकते हैं पंकज जी? देखिए, अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट का मेजर कंट्रीब्यूटर है अहमदाबाद। तो सबसे ज्यादा न्यू लॉन्चेस इसी सेगमेंट में हुए और यही कारण है कि आपको इस मार्केट में आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। तो थोड़ा सा ये काफी प्रूडेंट मार्केट माना जाता है। ना आपको बहुत ज्यादा तेजी जो है प्राइसेस में दिखती है और ना बहुत ज्यादा जो है आपको एस्ट्रोनॉमिकल सेल्स और न्यू लॉन्चेस दिखते हैं। एक मॉडरेट मार्केट था। हालांकि 4 साल पहले ये मार्केट के अंदर एकदम से न्यू लॉन्चेस की बहुत ज्यादा तेजी आई थी। उसके बेसिस पे इसके अंदर टोटल सप्लाई और वॉल्यूम का जो पैमाना है वो बढ़ गया था, लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम वो मॉडरेट होता रहा और अपना लेवल मेंटेन करता रहा। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में जो है हमें अहमदाबाद में न्यू लॉन्चेस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई दी और वही कारण है कि हमें सेल्स के नंबर भी बढ़ते हुए दिखाई दिए अहमदाबाद जी, के अंदर। दूसरा आपने जिक्र ऑलरेडी कर दिया पुणे का। तो देखिए, पुणे भी एक बड़ी स्टेबल मार्केट है और हम अक्सर उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसका जो एक डायनामिक्स है उसकी तारीफ भी करते हैं। पिंपरी चिंचवड़ आपने एक रीजन उसके लिए जरूर डिस्क्राइब किया, हालांकि एक अलग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो, फिर भी थोड़ा आश्चर्य में डालता है कि पुणे में नंबर खराब हो गए इतने ज्यादा कि यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 17% से ज्यादा की डिक्लाइन देख रहे हैं। और क्या रीजन इसके पीछे है पंकज जी? देखिए, एक बड़ा अच्छा आंकड़ा है जो रेशियो में मेंटेन करता हूँ और देखता हूँ कि एक शहर के अंदर कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं। हम्म। अगर पूना के अंदर देख लें तो 32 लाख हाउस होल्ड है और पूना की सेल्स करीब 4-4.5% ऑफ नंबर ऑफ हाउस होल्ड थी। जो टॉप 8 सिटी का एवरेज 2% बिकता है। तो अगर एवरेज 2% है और आप 4% और 5% के लेवल पे बेच रहे थे, तो पूना मार्केट जो है अपने पोटेंशियल से ज्यादा एग्जीक्यूट कर रहा था। तो वहां पे जो अभी गिरावट दिखाई दी है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शंस आया है उसके सेल्स के वॉल्यूम को देखते हुए। और दूसरा ये है कि वहाँ के कंजेशंस मतलब ट्रैफिक कंजेशंस बढ़ गया है, फ्लडिंग की इश्यूज बढ़ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेजर प्रॉब्लम आ रही है। इसको देखते देखते मार्केट में आपको थोड़ी थोड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दी। साथ में प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर थोड़े कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे प्राइस ग्रोथ भी ज्यादा हो गई है पिछले 3-4 साल के अंदर। और तो यही कारण है कि आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी। दूसरा कारण ये है उसकी गिरावट का, क्योंकि न्यू लॉन्चेस में भी गिरावट आई। तो अगर न्यू लॉन्चेस में मेजर गिरावट आती है तो आपकी सेल्स के ऊपर भी गिरावट आती है। तो पोस्ट लॉन्च सेल्स वेलोसिटी में थोड़ा इम्पैक्ट है। बिल्डर थोड़े कॉशियस हैं और यही कारण है कि सेल्स और सप्लाई दोनों में आपको डिक्लाइन पूना मार्केट में सबसे ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है जिस पर आपकी रिपोर्ट इस बार टच कर रही है। आमतौर पे हम ये वाला साइड थोड़ा सा छूट सा जाता है और वो है कंस्ट्रक्शन वाला मामला। अब रिपोर्ट आपकी कह रही है कि कंस्ट्रक्शन की भी रफ्तार जो है वो सुस्त हो गई। आपने कंपैरिजन किया है 2017 से, और 2017 में जहां पर टोटल सप्लाई का 75% जो है वो मार्केटेबल सप्लाई का कंस्ट्रक्ट हो रहा था, 2025 में आते आते वो रफ्तार 57% पे टिक गई। इससे ये क्या चीज समझाता है या क्या चीज दिखाता है? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। वो ये है कि अगर हम एक मार्केट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, तो अगर हम 2009 से भी उसको कंपेयर करेंगे तो मार्केट जो है वो 60 से 65% ऑफ मार्केटेबल सप्लाई उसकी कंस्ट्रक्टेड सप्लाई होती थी। अगर मार्केटेबल सप्लाई इज लॉन्च सप्लाई, एक बिल्डर है जिसने अगर 1 लाख स्क्वायर फीट लॉन्च किया है और ओवर ए पीरियड टाइम वो उसको डेवलप करेगा। तो मार्केट में अगर 100 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे हैं, तो उसका एवरेज बताता है कि अगर आज के दिन मार्केट में एज्यूमिंग 1 करोड़ स्क्वायर फीट है सप्लाई है, तो 1 करोड़ स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्टेड सप्लाई करीब उसका 60-65% 2008 और 2009 या 10 में जो होता था, और वो बढ़ करके आपका 17 में, क्योंकि रेरा का आगमन हो रहा था उस पीरियड में, तो बिल्डर काफी सारे इनिशिएटिव लेके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे, वो बढ़ के 75% हो गया।
लेकिन 2021 के बाद हमने देखा कि मार्केटेबल सप्लाई बढ़ गई। जो 3 बिलियन स्क्वायर फीट की मार्केटेबल सप्लाई 2017 में थी, वो बढ़ करके 3.5 बिलियन स्क्वायर फीट हो गई। लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड सप्लाई है वो स्टैग्नेंट रही और थोड़ा डिक्लाइन हो गई। जो 2 बिलियन स्क्वायर फीट का एनुअल कंस्ट्रक्शन होता, और नॉट एनुअल कंस्ट्रक्टेड, जो रेशियो रहता था 2 बिलियन स्क्वायर फीट, वो घट करके अब 1.9 बिलियन स्क्वायर फीट हो गया। तो आपकी 30% की ग्रोथ हुई मार्केटेबल सप्लाई में, बट आपकी 4% की ग्रोथ हुई आपकी कंस्ट्रक्टेड सप्लाई में। तो ये बताता है कि मार्केट जो है वो लॉन्च के कमिटमेंट को के हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। मार्केट में जो कंस्ट्रक्शन का प्रोडक्शन है वो ग्रोथ नहीं आ रही है। तो ये बताता है स्ट्रक्चरल इश्यूज आने वाले हैं यहाँ पे। ये कंसर्न बताता है कि बिल्डर शायद डिफॉल्ट करेंगे, डिले करेंगे प्रोजेक्ट्स, बिकॉज दे आर नॉट बिल्डिंग एट ए रिक्विजिट पेस। एग्जीक्यूशन रिस्क प्रोजेक्ट्स में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उनके रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रेवेन्यू का रिकॉग्निशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंस्ट्रक्टेड स्टॉक। तो अगर कंस्ट्रक्शन में स्लो डाउन हो रहा है तो उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कम होगा, तो उससे उनके मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जीक्यूशन रिस्क प्रोजेक्ट के अंदर बढ़ेगा। उनकी रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बढ़ेगी। तो ये एक स्ट्रक्चरल रिस्क की तरीके से इंडिकेट कर रहा है मार्केट का। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो उस बिल्डर से ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसका कंस्ट्रक्शन पेस बढ़िया है, लार्ज डेवलपर है, रेप्यूटेड डेवलपर है, और ओवर कमिटेड नहीं है। मतलब है कि जितना उसने सप्लाई इंट्रोडक्शंस किया है उसके पास कैपेसिटी है कि उसको वो डिलीवर कर सके, जी। क्योंकि ये आपका एग्जीक्यूशन डिफॉल्ट की तरफ डायरेक्ट कर ये रहा है। बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो आपने एक्सप्लेन किया पंकज जी, कि अब एक बूम जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। आपकी रिपोर्ट की पहली लाइन ही कह रही है कि प्लेटू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ना चीजें थमती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जब सेल्स स्लो डाउन होते हैं और उसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन पे दिखाई देता है तो वो आसार और वो चिंताएं बढ़ जाती हैं कि चीजें वक्त पे पूरी होंगी कि नहीं, कोई फंस तो नहीं जाएगा, कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर देगा। और तब खरीदारों को कॉशियस होने का वक्त आ जाता है, खतरे की घंटी बचती है। इस पर और भी चर्चा करेंगे हम। और वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आज चल रहा है प्रॉपर्टी गुरु का स्पेशल एपिसोड, जहां पर हम दे रहे हैं Q1 वित्त वर्ष 2026, यानी कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने कैसे रहे रियल स्टेट के लिए। इसका रिपोर्ट कार्ड है विच इज मेड बाय लाइसेंस फॉर अस। पंकज कपूर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी चीज़ों पर हमने नज़र डाली और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्शन पेस स्लो पड़ रहा है और इसके क्या मायने हैं। पंकज जी, अब चूंकि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, अगले 2 क्वार्टर्स त्योहार ही हैं टिल ईयर एंड न्यू ईयर तक, और यही वो वक्त होता है जब रियल स्टेट के अंदर काफ़ी सरगर्मियां रहती हैं, बहुत पुश मिलता है उसको। तो एक तरफ सेल्स नीचे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंपैरेटिवली स्लो हो रही है, थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस हो रहा है, छोटे शहरों में और ज़्यादा है, त्योहारों में फिर ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि क्या अब ऐसे में बहुत सारे ऑफर्स और बहुत तरह की स्कीम्स और बहुत कुछ फिर से दिखाई देगा, और वो जो कंसर्न हमने ब्रेक से पहले व्यक्त किया था, क्या उसको भी हमारे दर्शकों को, ग्राहकों को ध्यान में रखना होगा? बिल्कुल, आपको कंसर्न को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वहीं खरीदे जहां पे आपको लगेगा कि वो लोकेशन हैबिटेबल है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बिल्डर ओवर कमिटेड नहीं है, और उसके पास कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटीज हैं। तो प्रोजेक्ट का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट्स पे। लेकिन मैं इतना बड़ा कंसर्न प्राइस के रिलेटेड नहीं देख रहा हूँ और मार्केट के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सेल्स में अगर मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है वो थोड़ा करेक्शंस भी होता हुआ दिखाई देगा। इन्वेंट्री ओवरहैंग के हिसाब से आज भी हम एक एफिशिएंट लेवल के ऊपर हैं। तो मुझे ऐसा नहीं दिखता है, हम मुझे प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन रिस्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। दिखता है कि वहां पे कुछ एक प्रोजेक्ट हैं जहां पे एग्जीक्यूशन रिस्क बढ़ गया है, लेकिन हमें प्राइस करेक्शन रिस्क कहीं नहीं दिख रहा है। और उसका रीजन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, अगर हम ऑल इंडिया के बेसिस पे बात करें, 60 सिटीज में करीब 20,000 प्रोजेक्ट्स हम लोग
कैप्चर करते हैं। इसमें केवल 10 से 15% प्रोजेक्ट ऐसे ही हैं जहां पे 15% से और 10% से ऊपर की प्राइस ग्रोथ है। ज्यादातर जगह पे प्राइस ग्रोथ जो है वो आपकी बिलो 10% है, 0 to 10% आती है। और करीब 5 से 6% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे आपको प्राइस में YOY लेवल पे थोड़ी मार्जिनल गिरावट 0 to 5% है। तो मार्केट जो है वो सेल्स को मेंटेन करने के लिए की तरफ है, स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं है केवल, एक्सेप्ट फॉर कुछ नॉर्थ इंडियन सिटीज जैसे दिल्ली NCR हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया। ये यहाँ पे जहाँ पे आपको प्राइस ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अदरवाइज आप ज्यादातर शहर देखेंगे तो वहाँ पे प्राइस ग्रोथ YOY बेसिस पे 3% से 5% और मैक्सिमम 7% दिखती है। दिल्ली NCR ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको डबल डिजिट में जो है प्राइस ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। और दिल्ली NCR में उसका रीजन ये है जो मैंने पहले भी बताया कि वो कॉन्ट्रैक्टेड सप्लाइड मार्केट है इस वक्त। जैसे जैसे सप्लाई आएगी वहां पे भी प्राइस ग्रोथ आपको कम होती हुई दिखाई देगी। तो मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं है। मार्केट में प्राइस आज भी प्रोडक्टिव है, मुझे प्राइस करेक्शन रिस्क नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरा एक अपना ये है कि जो भी घर खरीद रहे हैं वो घर खरीदें, प्राइस को ना खरीदें। तो नहीं, ये प्राइस बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि घर को खरीदें, प्राइस को ना खरीदें। इसके बड़े गहरे मायने हैं। तो लगे हाथों आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा फेस्टिव सीजन की शुरुआत है और यही वो वक्त होता है जब खूब घर बिकते हैं। मोमेंटम अभी भी हाई है, बहुत लोगों को अभी भी घर की तलाश है। लेकिन इस बार जब वो मार्केट में उतरेंगे तो क्या देखें, क्या समझें, क्या डिस्काउंट्स मिलेंगे? क्योंकि आपने कहा कि एक रफ्तार थम रही है और डेवलपर अब हमारे देश में समझ चुके हैं कि उनको वॉल्यूम पर खेलना है, उनको उसे चोक नहीं कर देना है, प्राइस को होल्ड नहीं करना है, सप्लाई को रोक नहीं लेना है। जब तक ये सब चलता रहेगा उसी में सबका भला है और मार्केट का भी भला है। तो ऐसे में जो डायनामिक्स होंगे अगले 1 या 2 क्वार्टर टिल ईयर एंड, वो कैसे काम करेंगे सर? और घर खरीदार मतलब ऐसे में क्या क्या लेकर जाए अपने दिमाग में, किस तरीके से डील करे? देखिए, डिस्काउंट्स आपको खूब मिलेंगे क्योंकि सेल्स में थोड़ा मार्जिनल डिक्लाइन है, बिल्डर के कैश फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट है, तो हर बिल्डर बेचना चाहेगा। तो आपको ऑफर्स तो खूब मिलेंगे, लेकिन ऑफर्स थोड़े से केयरफुली असेसमेंट करने चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्डर पहले प्राइस कोट करे ग्रे मार्केट में हायर और बाद में बोले कि मैं आप इन्वेस्टर है तो मैं आपको 20% डिस्काउंट पे कर रहा हूँ ऑफर, जबकि वो 20% प्राइस जो है वो मार्केट के फेयर प्राइस से भी हायर प्राइस है। तो वहां पे आपको प्राइस ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। तो बिल्डर की गिमिक से बचें। एक मार्केट में सर्वे करें और देखें कि जो आपको न्यू लॉन्च में ऑफर मिल रहा है वो ऑफर जेन्युइन ऑफर है। आपकी दूसरे नियर बाय प्रोजेक्ट्स में क्या प्राइस चल रहा है उसके साथ कंपेयर करें। एक अच्छे बिल्डर से लें जिसके पास एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटीज हैं। रेडी स्टॉक्स पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है इस वक्त क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बिक गया है। लेकिन आप एक अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे बिल्डर और अच्छी लोकेशंस का अगर चुनाव करके घर खरीदेंगे तो आप आज भी सही खरीदेंगे। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बहुत अपेक्षा ना करें कि यहाँ से आपको YOY 20% की ग्रोथ मिलेगी जो बिल्डर जो है आपसे क्लेम करता है। मैंने ये नहीं देखा कि पिछले, अगर आप 2009 से लेकर के 2025 तक का भी मार्केट देखते हैं तो CAGR ग्रोथ जो है वो आपकी 7 से 8% ही हुई मार्केट में। और इस तरीके की अपेक्षा लेके आप घर खरीदेंगे तो आप गलत डिसीजन नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो घरों के साथ एक कहावत भी है कि जब लेने जाइए तो महंगा मिलता है, लेकिन जब बेचने जाइए तो फिर वो दाम नहीं मिलता जिसकी अपेक्षा आप करते हैं। और वो कई बार सही भी साबित हो जाती है। बहुत सारी खबरें हम पढ़ते हैं, इतना दाम उतना दाम, लेकिन एक्चुअली में जब आप बेचने जाते हैं तो वो मामला उतना सुलभ और आसान निकलता नहीं है। इसलिए उम्मीदें रखें, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। और हाँ, जैसा पंकज जी कह रहे हैं कि इस समय सेल्स पे थोड़ा प्रेशर आना शुरू हो गया है, थोड़ी सेल्स स्लो पड़ गई हैं। आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं, आपको डील्स मिल सकती है, लेकिन बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि एग्जीक्यूशन रिस्क भी उन्हें दिखाई देने लगे हैं। जो कंस्ट्रक्शन पेस की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, अच्छे डेवलपर के पास जाना है, लालच में नहीं फंसना है, हैबिटेबल लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी मिल रही है उस पर भी ध्यान देना है, और एक नजर और कान खुले रखेंगे तो वो आइडिया आपको वैसे भी लग जाता है। और उसकी हेल्प के लिए हम भी हैं ही। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बढ़िया शानदार एनालिसिस इस वक्त के रियल एस्टेट की
नब्ज का आपने उसको पकड़ा और अपनी इस रिपोर्ट में पेश किया। आई होप कि ये दर्शकों के लिए काफ़ी काम के इनपुट होंगे और जैसे मैंने कहा आगे डिसीजन मेकिंग टाइम आ रहा है, बहुत सारे लोग घर खरीदने का सोच रहे हैं, उनको ये इनपुट्स काफ़ी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.